तो खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। संज्ञान उन्होंने लिया है। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बुलाकर के मामले की पूरी जानकारी हासिल करी है। सीएम ने मंत्री से पूछा, आखिर क्यों हो रहा है इतना हंगामा? जब भर्ती पारदर्शी है तो अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? इसके साथ ही सीएम योगी ने सतीश द्विवेदी को अभ्यर्थियों के साथ मिलकर पारदर्शिता से मामले का निस्तारण करने के कड़े निर्देश दे दिए हैं। वहीं यूपी में शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, और ये खुशखबरी है क्योंकि कोरोना काल के बीच कांवड़ यात्रा को मंजूरी अब मिल सकती है। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा को लेकर अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित किया जाएगा और कांवड़ यात्रा को पूरा करवाया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि कोविड काल को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। रुख केंद्र का होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को लेकर मंगलवार शाम को होने वाली बैठक फिलहाल के लिए रद्द हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से इस बैठक में कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पर बात तो होनी थी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार इस हफ्ते 8 तारीख को किया जाएगा। 20 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में 53 मंत्री शामिल हैं और विस्तार के बाद 81 मंत्री हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर सबसे ज्यादा शहरों को उत्तर प्रदेश से जगह दी जाने वाली है, जिसमें अपना दल से अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद का नाम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। इसके अलावा रामशंकर कठेरिया, विनोद शंकर, रीता बहुगुणा जोशी, हरीश द्विवेदी, रमापति राम त्रिपाठी, पंकज चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। यूपी से सबसे ज्यादा नामों को तरजीह दी जाएगी। अपना दल के अनुप्रिया पटेल का नाम इसमें सबसे आगे। निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद का नाम भी दावेदारों में प्रबल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर स्पर्श हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसका विस्तार जो है आने वाले समय में कभी भी हो सकता है। 8 तारीख को जो है बताया जा रहा है कि सुबह जो है कभी भी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो हो सकता है। और अगर बात करें तो पूरे देश से जो प्रतिनिधित्व है तमाम राज्यों को जो है मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन खासतौर पर जहां पर चुनावी राज्य हैं वहां पर जो है ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है देखने को मिलेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो तमाम जो जातिगत समीकरण है या फिर वर्गीय समीकरण है उनको देखते हुए जो है कहीं ना कहीं जो मोदी मंत्रिमंडल है उसमें जो नए चेहरे हैं उनको जो है जगह दी जा सकती है। ब्राह्मण चेहरे की बात करें, दलित चेहरे की बात करें या फिर जो सहयोगी दल है, अपना दल की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, इन तमाम लोगों का ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व जो है वो जो है इस बार मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता हुआ नजर आएगा उसमें देखने को मिल स्पर्श, ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भी स्थान मिल सकता है और इसमें तीरथ सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से। देखिए, बिल्कुल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है, चाहे वो तीरथ सिंह की बात करें या फिर सर्बानंद सोनोवाल की बात करें। ये तमाम कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है लाया जा सकता है ताकि सभी वर्गों को साध कर जो है चलने का काम जो है कहीं ना कहीं किया जा सके। और इसके पीछे कई लंबी बैठकें हैं वो जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री के आवास पर जेपी नड्डा भी जुटा करते थे और कई जो कैबिनेट मंत्री है वो जुटा करते थे और तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनके कामों की जो है समीक्षा पिछले दिनों की गई थी और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि फाइनल लिस्ट जो है तैयार हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो साझा करने के लिए। तो एक बार तमाम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से दिखा दें कि क्या कुछ मंत्रिमंडल में रह सकता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से यूपी के संभावित नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर रामशंकर कठेरिया, रीता बहुगुणा जोशी, हरीश द्विवेदी का नाम भी चर्चाओं में शामिल है। ठीक इसी तरीके से रमापति राम त्रिपाठी, पंकज चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है।
निषाद पार्टी से प्रवीण निषाद का नाम, अपना दल की अनुप्रिया पटेल का नाम प्रबल दावेदारों में शामिल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश में खाली 4 एमएलसी सीटों के लिए नामों पर चर्चा की गई, क्योंकि प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश करेगी ताकि वो किला फतेह कर सके। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन होने हैं। 826 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का नामांकन होगा। इनके प्रत्याशियों पर भी चर्चा हुई है। गौरतलब है कि आज प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में संजीव कपासिया जुड़ चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में संजीव इस समय मौजूद हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? बीजेपी ने बड़ा फेरबदल किया है। हालांकि जो उनका निर्णय था कि पहले परिचितों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उसमें फेरबदल किया गया है। आज 4 एमएलसी का पद जो खाली हुआ है उस पर भी विचार होना है, ब्लॉक प्रमुखों के नामों पर भी विचार होना है। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके की रिकॉर्ड जीत जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी की तर्ज पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आज कोर कमेटी की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर मंथन हुआ कि 4 खाली एमएलसी सीटों पर किन लोगों को मौका दिया जाए। इसके अलावा 826 ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 6 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां पर संगठन के साथ बात करके यह तय किया जाएगा कि आखिर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चेहरे कौन कौन होंगे। ये तो पूरी तरह साफ है। जिस तरीके का चुनाव परिणाम आया था पंचायत चुनाव का, 666 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हालांकि ये पूरे ओवरऑल बात करें तो ये 20% होता है, लेकिन रिकॉर्ड का प्रतिशत निकाला जाए पूजा तो ये 90% के आसपास हो जाता है। यानी कि फिनिशिंग टच जो है भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि जनता टीवी ने दिखाया था, बहुत शानदार किया है। लेकिन अब बात ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की है और ब्लॉक प्रमुख में भी पूरी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरने का काम करेगी। और इस समय सबसे बड़ी एक्सरसाइज प्रत्याशियों को लेकर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 बजे इसी भाजपा मुख्यालय पर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के जो संगठन के लोग हैं, चाहे सुनील बंसल हो प्रदेश महामंत्री संगठन, या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, या फिर अन्य मंत्रियों की बात करें, उनके साथ मिलकर यह तय किया जाएगा कि पश्चिम क्षेत्र, पूर्वांचल, मध्य और अवध में किन ऐसे चोरों को उतारा जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हो पूजा। और सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो संजीव इस समय बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट जनता टीवी आपको देता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सत्ता के तिलिस्म का जिक्र यहां पर होगा। सत्ता का तिलिस्म आखिरकार क्या है, ये अगर आपको देखना है तो विधानसभा चुनाव का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल आपको इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूबे की दहलीज पर विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। इसी के साथ रोज खुद के बनाए नियम तोड़ने और बदलने का सिलसिला भी
प्रतिष्ठा की लड़ाई होने की संभावना है। ऐसी जगहों पर पार्टी अधिकृत रूप से किसी को उम्मीदवार घोषित ही नहीं करेगी। अलबत्ता आपसी लड़ाई में जो भी जीतेगा उसे अपना मान लिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम जुगत और जुगाड़ से ये साफ जाहिर है कि विधानसभा की राह किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगी। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो सत्ता का तिलिस्म क्यों कहा गया वो समझ लीजिए। ये वही दल है जो लगातार परिवारवाद, जातिवाद, तमाम आरोपों प्रत्यारोपों का दौर इन दलों के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन जब बात सत्ता की हो तो सारे नियम कायदे किनारे हो जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घर में तोड़फोड़ और महिलाओं से बदसलूकी मामले में अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन्होंने सरकार से अनुसूचित जाति के लोगों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की मांग करी। ठीक ऐसा ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की भी मांग है। ट्वीट के जरिए उन्होंने भी कड़ी निंदा की थी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये दो ट्वीट हैं जो मायावती और प्रियंका गांधी ने किए हैं, जो लगभग सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। और तस्वीर रौनापार की जहां पर यह घटना हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या दौरे पर हैं, जिस दौरान उन्होंने विकास की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने करीबन 15 अरब की 996 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये सभी विकास कार्यों की परियोजनाएं अयोध्या मंडल के 5 जिलों की हैं। इनमें पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम की परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी विभाग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास हैं। झांसी बुंदेलखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चल रहे पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। ये खास प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर आयोजित किया गया। तो वहीं आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में प्रभात फेरी भी निकाली गई। रानी महल से शुरू हुई इस प्रभात फेरी ने शहर का भ्रमण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी स्थानीय पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे सड़कों पर गीत गाते भी नजर आए। सरकार के काले कारनामों को जनता तक कैसे पहुंचाए, एकजुट कैसे हो, हमारी रणनीति क्या हो, और जो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने गांव, गरीब, खेत खलियान, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए किया, उसे जन जन तक पहुंचाने का। और जो भारतीय जनता पार्टी 4.5 वर्षों की उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसकी सरकार में किसान आत्महत्या करने पर विवश है, गरीब परेशान है, नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है, महिला सुरक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नासाज है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत का हाल भी जाना है। इस दौरान उनके साथ कल्याण सिंह के सांसद पुत्र राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को उनके स्वास्थ्य की जानकारी फोन के जरिए कल्याण सिंह के बेटे से फोन पर बातचीत करते हुए ली थी और बेहतर देखभाल के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि उनकी चैतन्यता की स्थिति में पिछले दिन की तुलना में हल्का सुधार हुआ है। तो वहीं बांदा जेल में बंद बाहुबली बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से सुनवाई के दौरान जज से टीवी की मांग दोहराई है। एम्बुलेंस मामले में बीते दिन मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई, जिस दौरान मुख्तार अंसारी ने सीजेएम राकेश से यूरोप में चल रहे यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप देखने के लिए बैरक में टेलीविजन लगाने की मांग करी है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की अगली पेशी 19 जुलाई को होगी। तो वहीं इस बीच माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की नई तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर में मुख्तार अंसारी के चेहरे पर सफेद दाढ़ी दिख रही है। तस्वीर में मुख्तार के चेहरे पर चश्मा लगा हुआ है और उसने टी शर्ट भी पहन रखी है। इस तस्वीर को देखकर मुख्तार को पहचानना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से हुई। 19 जुलाई की अगली तिथि नियत हुई है।
उनकी मांग थी कि मैं प्लेयर हूँ, वर्ल्ड कप चल रहा है, पूरे प्रदेश में हर बंदी को टेलीविजन सुविधा उपलब्ध है, मुझे कराई जाए। इस पर जेल प्रशासन ने ये लिख के भेजा कि शासन को लिखा गया है बजट मिलते ही आपको टेलीविजन की सुविधा। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल 2 युवक फर्जी आईडी से सिम लेकर राजनेताओं की आवाज निकालते थे, अधिकारियों से बात करते थे और उन पर अवैध कार्य करने के लिए दबाव भी बनाया करते थे। एक अधिकारी ने जब केंद्रीय मंत्री को शिकायत की तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तो वहीं आज पुलिस ने छपरौली के रहने वाले हर्ष और विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया। बताया ये भी जा रहा है कि ये लोग मेरठ जोन के अधिकारियों को केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान के नाम से फोन किया करते थे। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा है, जिनका नाम विक्रांत और हर्ष है, जो कि थाना छपरौली जिला बागपत के रहने वाले हैं। ये दोनों ही व्यक्ति फर्जी सिम कार्ड लेकर केंद्रीय राज्य मंत्रियों की आवाज निकालकर अधिकारियों को फोन कर उन पर दबाव बनाते थे। इन दोनों से पूछताछ करने में पता चला है कि इन लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की आवाज निकालकर अधिकारियों को फोन करा है। तहरीर मिलने के बाद इस पर मुकदमा लिखा गया है एवं इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए अब देवभूमि का रुख करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। उत्तराखंड के नए मुखिया पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सरकार ने पहले नए मुख्य सचिव को नियुक्त किया और आज सभी मंत्रियों को जिलों के प्रभार बांट दिए गए। मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार में भी तीरथ कैबिनेट के सभी मंत्रियों को तरजीह दी गई है, जगह दी गई है, लेकिन अब सभी कैबिनेट मंत्रियों को जल्द ही विभाग बांटे जाएंगे। फिलहाल जिलों का प्रभारी बनाया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जिलों का प्रभार की जो सूची है वो भी इस समय आप देख सकते हैं। साथ में किस मंत्री को कौन सा प्रभार दिया गया है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस जिले का प्रभारी किस मंत्री को बनाया गया है। यशपाल आर्य को नैनीताल, बिशन सिंह चुफाल को अल्मोड़ा, अरविंद पांडे चंपावत पिथौरा गढ़, गणेश जोशी उत्तरकाशी, धन सिंह को हरिद्वार, रेखा आर्य बागेश्वर, स्वामी यतीश्वरानंद उधम सिंह नगर, सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग और चमोली, हरक सिंह रावत टिहरी, बंशीधर भगत को भी इसी तरीके से जिले का प्रभार मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? विभाग का बंटवारा होना था, जिलों के प्रभारी बना दिए गए हैं। बिल्कुल, ये आज की बड़ी खबर है कि उत्तराखंड सरकार के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति करने संबंधी यहाँ पर निर्देशित किया था, जिसके बाद जो नवनियुक्त मुख्य सचिव हैं एसएस संधू की तरफ से आज सुबह ये आदेश भी जारी कर दिए गए। हालांकि 10 बजे उन्होंने खुद मुख्य सचिव का चार्ज लिया था और 11 बजने के बाद ही इस तरह के आदेश जारी हो गए एसएस संधू की तरफ से कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद तमाम जो 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सभी को प्रभारी मंत्री के तौर पर जिले आवंटित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है कि इंतजार इस बात का था कि कब पोर्टफोलियोज या संबंधित विभाग मंत्रियों को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने तेजी दिखाते हुए प्रभारी मंत्री उनको घोषित कर दिया है। और तमाम जो 13 जनपद है उत्तराखंड के, ऐसे में 11 मंत्रियों की वहां पर तैनाती की गई है और 2 मंत्रियों को 2-2 जनपद दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि कैसे जमीनी स्तर पर सरकार की जो नीतियां योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए। ऐसे में प्रभारी मंत्री जो जिला समिति की बैठक होती है उसमें वो प्रतिभाग करेंगे। जिला स्तर पर जो भी दिक्कतें परेशानी अजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी और तमाम दर्शक भी समझना चाहेंगे कि विभाग के आवंटन से पहले जिलों का प्रभार मिलना, क्या इसके पीछे कोई रणनीति समझी जाए?
बिल्कुल, सरकार की जो पूरी कोशिश है वो ऐसे है कि कैसे सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर आम समस्याओं को दूर किया जा सके, क्योंकि जो भी शिकायतें आती है वो जमीनी स्तर की आती है और सीधे तौर पर अगर उनको दूर करना है तो अगर जिले में ही कोई बड़े स्तर का मंत्री या अधिकारी बैठेगा तो उसको बेहतर तरीके से संभाल सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कुर्सी संभालने के साथ ही सीधे तौर पर प्रभारी मंत्रियों की यहाँ पर नियुक्ति की है। हालांकि विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया, इसका इंतजार जरूर हो रहा है, लेकिन जिले आवंटित होने के बाद सीधे तौर पर जो फोकस होगा वो मंत्रियों का वो संबंधित जिलों को होगा। ऐसे में उनकी भी कोशिश पूरी होगी कि जिला स्तर पर ही तमाम समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए और अगर वो शासन या सचिवालय या मुख्यमंत्री दरबार तक समस्याएं पहुंचती है तो इसके बाद फिर उनसे जवाब तलब भी होना तय माना जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। संधू ने प्रदेश के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधू ने पत्रकारों से बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुबह सचिवालय के सभी अफसरों के साथ बैठक करी है। बैठक में सरकार की ओर से बनाई गई योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए इसके निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। आप अवगत ही हैं कि आज मैंने सुबह 10 बजे मुख्य सचिव उत्तराखंड का कार्यभार ग्रहण किया है और जो प्रदेश के सामने चुनौतियां हैं उससे आप भली भांति अवगत हैं और अभी मैंने सभी सचिवों की और अपर सचिवों की बैठक ली है और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की और मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशासन और शासन ने स्कीम्स बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं जनहित के लिए, उनको धरातल पे उतारें और प्रदेश की जनता को जिस उद्देश्य से वो स्कीम बनी है। तो वहीं उत्तराखंड में अनलॉक प्रक्रिया के तहत सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ढील दे दी है। राज्य में 13 जुलाई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ में कर्फ्यू खोला भी है। 50% शॉपिंग मॉल्स और बाजार 50% क्षमता के साथ अब खुल सकते हैं। राज्य सरकार ने आज से अनलॉक की प्रक्रिया को खोल दिया है। तमाम जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। मार्केट जिस तरीके से पहले चले, क्योंकि कोविड काल में काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही थी, हालांकि अब जो मॉल भी सरकार ने खोले हैं कुछ शर्तों के साथ उनको खोला गया है। और ऐसे में जो तमाम लोग हैं आवाजाही तमाम यहाँ पर चल रही है। हालांकि जो नाइट कर्फ्यू रहेगा वो 13 जुलाई तक रहने वाला है। कैमरामैन नितिन केतवास के साथ धनंजय ढोंडियाल, जनता टीवी, देहरादून। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।